बेटा आप सुन लो मेरी बात ध्यान से, आप लोग आगे आ जाओ। सृष्टि आप खड़े हो जाओ, बैठना मत। आप खड़े हो जाओ, बैठना मत। और बाकी लोग आगे आ जाओ फटाफट। और मैंने आप लोगों को उसके फॉरेन कंपनीज के नोट्स दे दिए हैं, दे दिए ना, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जिसको नहीं मिले वो ले लेना। कल मैंने एक एडिशनल शीट दी थी चैप्टर नंबर 9 के, जो एडिशनल टॉपिक्स आए दी थी ना, वो भी आपने को मिल गई है। और फॉरेन कंपनीज के सारे चार्ट मैंने आपको दे दिए ड्रॉ करा के, जो मैंने क्लास में बनाए थे वो भी दे दिए। अब अपनी कॉपी के अंदर पूरा उसको सिस्टमेटिकली लेना। समझ गए नहीं समझ गए? बोलो बोलो यार, समझ गए साहब? अब देखो सुनो मेरी बात, थोड़ा सा बोर करूंगा, फटाफट बोर हो लो, फिर मजा आएगा। फॉरेन कंपनी पढ़ेंगे, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे, फेमा पढ़ेंगे। आ जाओ, बहुत मजा आएगा आपको, मुझे दोनों को बहुत मजा आने वाला है। सर हमने कल की क्लास में फिनिश कर दिया था, हमने कल की क्लास में फिनिश कर दिया था। क्या फिनिश कर दिया था सर? बेटा हमने कल की क्लास में फिनिश किया था, शीट ही कहां गई? डाउनलोड नहीं की थी क्या मैंने? करी तो थी। एक सेकंड रुको, शीट ढूंढो, पता नहीं कहां गई। ये रही। तो मैंने कल की क्लास में आप लोगों को पूरा ऑडिट ऑफ एनजीओ बता दिया था क्या? अब अपना ऑडिट ऑफ फॉरेन कंपनीज, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज बचा हुआ है। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज बचा हुआ है। देखो भैया, मैं आपको ज्यादा इसमें माथापच्ची करा नहीं रहा, मैं ज्यादा माथापच्ची आपको करा नहीं रहा। सिंपल सिंपल जो बातें बोल रहा हूं उसको फोकस करके समझ लो। सिंपल सिंपल जो बातें बोल रहा हूं उसको फोकस करके समझ लो। क्या क्या बातें बोल रहा हूं उस पर फोकस करके ध्यान दे लो, आ जाएगा। सबसे पहले एक चीज समझनी है, सबसे पहले एक चीज समझनी है सर, चैरिटी जो भी ट्रस्ट एंड सोसाइटीज हैं उनकी कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर चेक करेगा। ये पहले जनरल बातें, लीगल फ्रेमवर्क देख लो पहले तो, एक ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो, लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विल डिपेंड ऑन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन टेक्स। ये फालतू बातें हैं, मैं 100 बार एक ही बात बता चुका हूं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास रजिस्टर होने के 3 ऑप्शन है, या तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में रजिस्टर हो जाए, या सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाए, या फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में रजिस्टर्ड हो जाए। यही बताया, हमेशा यही लिखा है। बोले या तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में सोसाइटी बना लो, या एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना लो अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसके अलावा कुछ अदर लॉज भी अप्लाई होंगे, जैसे इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होगा और एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अप्लाई होगा। ये लीगल फ्रेमवर्क है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का, या ट्रस्ट का। ठीक है, अब अपन ऑडिट पढ़ रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या बेटा ऑनलाइन में? वीडियो पॉज हो गई, अभी ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से लोग, अब मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा। कुल मिला के अपने को क्या समझना है? कुल मिला के अपने को समझना है, एक तो सोसाइटी की ऑडिट पढ़नी है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की ऑडिट पढ़नी है, और उसके अलावा अदर लॉज है जिसमें इनकम टैक्स एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है क्या? अब सर मेन है ये सारे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत ज्यादा ना मेरे समझाने के ना मैं समझाऊंगा। सबसे पहला ऑडिटर को देखना है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है कैश बुक, लेजर, जर्नल। देखो ध्यान से देखना, पेपर में क्वेश्चन बनेगा, बताओ ट्रस्ट या सोसाइटीज में क्या क्या बुक्स मेंटेन होती हैं। पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा बताओ? ट्रस्ट में या सोसाइटीज में क्या क्या बुक्स मेंटेन होती हैं। तो आप बोल देना ट्रस्ट एंड सोसाइटीज में कैश बुक मेंटेन होती है, लेजर मेंटेन होती है, जर्नल मेंटेन होती है। एक सभी बिल्स की कॉपीज, सब बिल क्या होंगे? या तो कंप्यूटर जनरेटेड बिल होंगे या मैनुअल बिल होंगे। तो ओरिजिनल बिल तो कस्टमर को देंगे, कॉपी तो हमारे पास रहेगी। तो हर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में क्या मेंटेन होता है? बोले कॉपीज ऑफ बिल मेंटेन होती हैं। वो मशीन नंबर भी हो सकते हैं, अदरवाइज सीरियली नंबर्ड हो सकते हैं। अच्छा, ओरिजिनल बिल्स भी रहेंगे, ओरिजिनल बिल्स वेर एवर इशूड टू द पर्सन एंड रिसिप्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड बाय द पर्सन। ये क्या है सर? आज हमने किसी से माल खरीदा तो वो तो हमें ओरिजिनल बिल ही देगा, या हमने किसी को पेमेंट किया तो सामने वाला हमको क्या देगा? उसकी रिसिप्ट देगा, तो वो भी हमारे पास रहेगा।
और कोई भी अदर बुक जो मेंटेन हो, एनी अदर बुक that may be required to be maintained in order to give a true and fair view of state of affairs of person, जैसे सेल बुक, परचेज बुक, बीपी बुक, बीआर बुक। तो देखो ये सारी बुक्स हैं जो एक ट्रस्ट या सोसाइटी को मेंटेन करनी है। अब ऑडिटर को जाके यही रिपोर्टिंग करनी है कि ट्रस्ट या सोसाइटी ने प्रॉपर बुक्स मेंटेन करी है या नहीं करी है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट वेदर ट्रस्ट हैज मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चाहे कैश बुक हो, चाहे लेजर हो, चाहे जर्नल हो, चाहे कॉपीज ऑफ बिल हो, चाहे ओरिजिनल बिल हो, चाहे रिसिप्ट्स की कॉपी हो, चाहे अदर बुक्स हो जो रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड है इन ऑर्डर टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द पर्सन। बोलिए आया? अरे आया क्या? अरे बात समझ में आती है कि नहीं आती? फटाफट बोल दो। अरे बात समझ में आती है कि नहीं आती? फटाफट बता दो भाई। आ रही है बात समझ में? आगे देखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगला पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो एक सिंपल सी चीज समझ लेना, हर ट्रस्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाएगी ट्रस्ट? बैलेंस शीट बनाएगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? पीएनएल। तो हर ट्रस्ट बैलेंस शीट भी बनाएगी, हर ट्रस्ट पीएनएल भी बनाएगी। तो एवरी ट्रस्ट हैज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट एंड पीएनएल। और फॉर्मेट क्या रहेगा? जो भी ट्रस्ट या सोसाइटी होगी जो बैलेंस शीट या पीएनएल बनाएगी, जो भी ट्रस्ट या सोसाइटी होगी वो जो बैलेंस शीट या पीएनएल बनाएगी, बैलेंस शीट या पीएनएल बनाने का फॉर्मेट क्या रहेगा? तो लिखा हुआ है फॉर्मेट फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रिस्पेक्टिव स्टेट लॉज। अलग अलग स्टेट लॉज में अपने अपने फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग बन जाती है। बोलिए आया? अब आ रहा है मेन पॉइंट, क्वेश्चन इसी से आना है। पेपर में पूछेगा ट्रस्ट एंड सोसाइटी की ऑडिट होनी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये बताओ। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से आएगा। ये जो मेन आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, पेपर में क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स में से आना है। तो ये सारे पॉइंट अपने को अच्छे से आने चाहिए। अब वन बाय वन समझाता जा रहा हूं, देखते जाओ। सर मैं रटाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। सबसे पहले आप ट्रस्ट की ऑडिट पे जब जाओ तो ट्रस्ट से कहो तू लिस्ट दे दे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तूने मेंटेन करी। क्या मांगनी है? लिस्ट मांगनी है। ऑब्टेन लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द ट्रस्ट। ट्रस्ट ने जो भी बुक्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करी है उसकी ट्रस्ट से क्या लेनी है? लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, सर ऑडिट ट्रस्ट से आप लिस्ट ले लो जो जो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ट्रस्ट ने बनाई है उसकी। ट्रस्ट से आप लिस्ट ले लो जो जो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ट्रस्ट ने बनाई है उसकी। फिर जो लिस्ट आपने ट्रस्ट से ली है उससे कंपेयर करो मैंडेटरी बुक से। व्हाट डू यू मीन बाय मैंडेटरी बुक से कंपेयर करो? भाई ट्रस्ट से बोला तो लिस्ट दे दे, ट्रस्ट ने लिस्ट दे दी, बोले हमने 10 किताबें बनाई हैं। अब ये कंपेयर करो कि लीगली जो मैंडेटरी बुक्स थी वो सारी बनी है कि नहीं बनी। भाई एक लिस्ट हो गई मैंडेटरी बुक्स की, एक लिस्ट हो गई जो एक्चुअल में बनी है। दोनों को कंपेयर कर लो ताकि पता चल जाए कि ट्रस्ट को जो जो बुक्स बनानी चाहिए थी ट्रस्ट ने बनाई या नहीं बनाई। बोलिए आया गया? क्या हो गया वैभव साहब, सुन गया क्या? इतना दुखी क्यों बैठा है आज? यार दुखी बैठा है यार, तू दुखी अच्छा नहीं लगता यार। इधर है यार तू, यार मेरे पास है यार। अरे मैं बिठा थोड़ी रहा हूं, वापस भेज दूंगा। तू बात तो सही मेरे पास। अरे आ जा यार, आ फटाफट आ। हाँ अभी ऐसे ऐसे तू ऐसे बोलेगा तो अच्छा लगेगा मेरे को। चल इधर आगे बैठ जा आशी के पास, फटाफट आ जा। राशि ये नहीं है, आ जा इधर आ जा। चलो तू भी आ जा, हार्दिक इधर आ जाइए संगीता के पास, फटाफट आ जा। तो भैया जो ट्रस्ट है, ये जो ट्रस्ट है, आज संगीता जी आप पीछे कैसे बैठे थे? पीछे क्यों बैठे थे आज? वाह नाइस सीजन। चलो तो देखो इधर देखो। हाँ मैं तो अपनी क्लास में पूछ रहा हूं। क्या मोदी जी आ जाओ, आगे आ जाओ, इसके पास आ जाओ। इसका पार्टनर तो आया नहीं। वेयर इज योर पार्टनर? अच्छा वहां बैठा है क्या आज? चलो तो देखो सुनो, चलो सुनो, कौन बोला वैसे ये बात ब्रेकअप हो गया? तो इधर देखना, देखो आप बीती बता रहे हैं भाई। तो देखो इधर देखना, पहले तो ट्रस्ट से लिस्ट ले ली कि भाई तुम रटोगे नहीं, लड़नी होंगे। ट्रस्ट से लिस्ट ले लो भाई क्या क्या बुक्स बनानी है। फिर जो मैंडेटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उससे उस लिस्ट को क्या करना है? मैच करना है। समझ में आया क्या? अच्छा नेक्स्ट अपने को चेक करना है कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर ऑडिटर को इंश्योर करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी कंप्लायंस हो,
स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से भी कंप्लायंस हो, जो मैंडेटरी किए हुए किसने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई कि मैं ट्रस्ट से लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले लूं। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेक कर लूं। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, बोले मैं अपनी ऑडिट को स्किल एंड एक्सपर्टीज से करूं। मेरे को अपनी प्रोफेशनल स्किल एंड एक्सपर्टीज यूज करनी है ऑडिट करने में, और मुझे ऑडिट करने में अपनी एक्सपर्टीज और स्किल यूज करनी है, और जो भी नेसेसरी टेस्ट हैं, चेकिंग है, ऑडिट टेस्ट है, वो अप्लाई करने हैं। जो भी नेसेसरी ऑडिट टेस्ट है वो अप्लाई करने हैं। अच्छा, मुझे जो ऑडिट करनी है जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग करनी है। मुझे जो ऑडिट करनी है वो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग करनी है। मटीरियलिटी भी ध्यान रखना है यार, कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी में ध्यान रख के ऑडिट होती है। क्यों, जो आइटम मटीरियल होगा चेक करूंगा, जो आइटम मटीरियल नहीं होगा वो चेक नहीं करूंगा। और डिटेल नोट्स बनाने हैं। ये डिटेल नोट्स क्या हो गए, एक तरीके से वर्किंग पेपर्स। क्या हो गए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन याद है ना, बोले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने जो भी एविडेंस आपने लिए। तो देखो ऑडिट में करना क्या क्या है, रटने पे मत जाओ। सबसे पहले ऑब्टेन करो लिस्ट ऑफ बुक्स, कंपनी से ट्रस्ट या सोसाइटी से कहो जो जो तूने बुक्स बनाई है उसकी लिस्ट दे दे। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑडिटर को कंप्लायंस करवानी, किससे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ऑडिटर को कंप्लायंस करवानी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से। तीसरा, ऑडिटर को यूज करनी है स्किल एंड एक्सपर्टीज। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना काम स्किल से करे, एक्सपर्टीज से करे। चौथा, ऑडिटर को जो भी ऑडिट करने का नॉर्मल तरीका है, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑडिट करनी है। मुझे बताओ जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, आरएपी और एफएपी। और एफएपी के अंदर भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एक ऑडिटर को अपनी ऑडिट किसके अकॉर्डिंग करनी है, मटीरियलिटी के अकॉर्डिंग करनी है। और एक ऑडिटर को प्रॉपर क्या मेंटेन कराने हैं, वर्किंग पेपर्स मेंटेन कराने। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात। इन्होंने बोला जब आप ट्रस्ट या सोसाइटीज की ऑडिट करो और उसके क्या बनाओ, डॉक्यूमेंटेशंस। वर्किंग पेपर क्या हो गया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब याद है क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब याद है क्या, बोलो बोलो, क्या होते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर शुरुआत से लेकर एंड तक जितना काम करता है उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड बनाता है। ऑडिटर कहां से कहां तक, शुरुआत से लेकर एंड तक जितना काम करता है उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड बनाता है। उस रिटर्न रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बोलिए आया क्या, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन refers to a written record of audit procedures applied, audit evidences obtained, and conclusions reached by an auditor. बोलिए आती बात समझ में नहीं आती, ठीक है। देखो क्या लिखा है, वर्किंग पेपर शुड इंक्लूड्स नोट्स ऑन द फॉलोइंग मैटर्स अमंग्स अदर मैटर। इन मैटर्स पे नोट्स होने चाहिए। वर्किंग पेपर्स में इन मैटर्स पे क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। जो ऑडिटर ने क्या बनाए, वर्किंग पेपर्स बनाए। वर्किंग पेपर्स में इन मैटर्स पे क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। बोलिए आया क्या, मतलब ये सारी चीजें वर्किंग पेपर में लिखी होनी चाहिए। आपने देखो क्या क्या, सिर्फ देखना आपने ऑडिट करते वक्त क्या क्या काम किया, वर्क डन, और वो काम किसने किया, क्या किया और किसने किया। और ऑडिटर को ऑडिट में जितनी एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन मिली वो सब डॉक्यूमेंटेशन में आएगी। ऑडिटर को ऑडिट में जितनी एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन मिली वो सब डॉक्यूमेंटेशन में आएगी। और क्या आएगा डॉक्यूमेंटेशन में, ऑडिटर ने जो डिसीजंस लिए होंगे, डिसीजंस ऑन वेरियस पॉइंट्स टेकन। अगर कोई कोर्ट का केस कोर्ट का केस सॉरी कोर्ट का केस ध्यान में रखते हुए ऑडिटर ने कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ध्यान में रखते हुए मैंने ऑडिट रिपोर्ट बनाई हो, अरे डिसाइडेड केस होते हैं ना, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने अगर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई है तो उस जुडिशियल केस का नाम भी ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। और कोई सर्टिफिकेट्स जो ऑडिटर ने लिए हो अपने क्लाइंट से, कोई मैनेजमेंट लेटर जो ऑडिटर ने अपने क्लाइंट से लिया हो। मैनेजमेंट लेटर क्या होते हैं, जैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट लेटर क्या होते हैं, जैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब देखो सुनता हूं, शुरुआत से देखना। ऑडिट में वर्क क्या हुआ,
वर्क डन वाइल कंडक्टिंग ऑडिट और किसने किया। जो भी एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन ऑडिटर को दी गई ऑडिट करते वक्त, एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम ड्यूरिंग द ऑडिट बाय होम एंड बाय होम, किसने दी, क्या इंफॉर्मेशन दी और किसने दी, ऑडिटर ने क्या क्या डिसीजंस लिए, डिसीजंस ऑन वेरियस पॉइंट्स टेकन, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलाइड अपॉन व्हाइल ड्राफ्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट, सर्टिफिकेट इशूड बाय क्लाइंट या मैनेजमेंट लेटर्स। ये सारी चीजें सर वर्किंग पेपर्स में आनी चाहिए जब आप ट्रस्ट एंड सोसाइटी की ऑडिट करो। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, किसी भी ऑडिट करो ये सारी चीजें वर्किंग पेपर में आनी चाहिए। ये पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है जो हमने ऐसे 230 में पढ़ा है, जो हमने ऐसे 230 में पढ़ा है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? आगे देखो सर, वर्किंग पेपर का नेचर लिखा हुआ है हेडिंग एट मॉड्यूल में, नेचर ऑफ वर्किंग पेपर। अब वर्किंग पेपर की क्या नेचर होती, किसी से कोई नाराज थोड़ी हो जाते हैं। बेसिकली उन्होंने बोला वर्किंग पेपर एविडेंस है। वर्किंग पेपर क्या है? बोले एविडेंस है। किस बात का? कि ऑडिटर ने ओपिनियन क्या दिया। आज मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, क्या प्रूफ है मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया? मेरे वर्किंग पेपर। आज याद है वर्किंग पेपर के हमने यूजेस पढ़े थे। वर्किंग पेपर क्या था? बेसिस ऑफ वर्क डन, बेसिस ऑफ ओपिनियन। ऑडिटर जो ओपिनियन देता है उसका बेसिस क्या है? वर्किंग पेपर है। तो देखो क्या बोल रहा है, ऑडिट वर्किंग पेपर शैल प्रोवाइड एविडेंस दैट, सर ऑडिटर के जो वर्किंग पेपर्स हैं वो इस बात का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, इस बात का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया हवा में नहीं दिया। भाई मैंने वर्किंग पेपर बनाए, सुनना रटना नहीं, मैंने वर्किंग पेपर बनाए तो मैंने जो भी काम किया वर्किंग पेपर में लिखा है ना। मैंने ऑडिट में A to Z जितना काम किया वो वर्किंग पेपर में लिखा है ना, लिखा है कि नहीं लिखा बताओ। तब मैंने कल को अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया तो ऐसा नहीं कि मैंने आर्बिट्रली बस मतलब बस दे दिया, हवा में दे दिया। बोले बस हाँ हाँ मन हो रहा था, बोले हाँ मन हो रहा था मैंने जाके दे दिया। नहीं, ये मन वाली बात नहीं है, मन वाली बात नहीं कि बस मन हो रहा था जाके ओपिनियन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वर्किंग पेपर इस बात का प्रूफ है कि मैंने चेकिंग करी है और मेरे एग्जामिनेशन के बेसिस पे मैंने ओपिनियन दिया है। ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिटर इज बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन मेड बाय हिम। वर्किंग पेपर इस बात का प्रूफ है कि ओपिनियन बनाते वक्त इन अराइविंग एट हिज ओपिनियन ऑडिटर इज गिवन ड्यू कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस देना माने कंसिडर करना। वर्किंग पेपर इस बात का प्रूफ है कि ऑडिटर ने ओपिनियन देते वक्त कंसिडर किया था। क्या कंसिडर किया था? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का प्रूफ है कि ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया उस इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन को यूज करके दिया जो कंपनी ने दी थी। इन अराइविंग एट हिज ओपिनियन ऑडिटर इज गिवन ड्यू कॉग्निजेंस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस गिवन बाय द एंटिटी। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का प्रूफ है कि ऑडिटर जो ओपिनियन दे रहा है वो आर्बिट्री नहीं है। आर्बिट्री नहीं है मतलब अपनी मर्जी। आर्बिट्री होता है बस मन मर्जी से कुछ भी दे दिया, नहीं। बोले आर्बिट्री ओपिनियन नहीं दिया, कंपनी ने मेरे को जो इंफॉर्मेशन दी, कंपनी ने जो मेरे को एक्सप्लेनेशन दिए उसको मैंने कंसीडर किया, मैंने प्रॉपर एग्जामिनेशन किया, उसके बाद मैंने ओपिनियन दिया है। बोले मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं कोई आर्बिट्री ओपिनियन नहीं है। बोलो आ रहा है क्या? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का भी प्रूफ है कि ऑडिटर ने जो भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ली थी वो फुल एंड कंप्लीट है और इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन वर फुल एंड कंप्लीट। क्लियर है क्या? अच्छा नेक्स्ट ये भी बोल रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का भी प्रूफ है कि ऑडिटर ने जो ओपिनियन दिया सिर्फ उस इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे नहीं दिया जो एंटिटी से प्रोवाइड हुआ है। ऑडिटर ने पहले एंटिटी से इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ली है, फिर ऑडिटर ने उस इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी को चेक किया है और जब ऑडिटर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी से संतुष्ट हुआ है तब उसने ओपिनियन दिया। मैं क्या बोल रहा हूं? वर्किंग पेपर इस बात का प्रूफ है कि ऑडिटर ने पहले तो एंटिटी से इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ली पर सिर्फ उस इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ओपिनियन नहीं दिया। पहले ऑडिटर ने एंटिटी से इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ली, फिर ऑडिटर जब संतुष्ट हो गया कि वो इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ट्रू एंड करेक्ट है तो उसके बेसिस पे उसने ओपिनियन दिया। Auditor did not merely rely upon information or explanation given by the entity.
बट दैट ही सब्जेक्टेड मतलब उसने अप्लाई किए, ही अप्लाइड, ही सब्जेक्टेड सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू रीजनेबल टेस्ट। रीजनेबल टेस्ट यानी उसने उसकी रीजनेबल चेकिंग करी है टू वेरीफाई देयर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। थोड़ा सा एरो लगा के हिंदी में लिखो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का एविडेंस है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का एविडेंस है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का एविडेंस है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का एविडेंस है कि ऑडिटर ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का एविडेंस है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस बात का एविडेंस है कि जो ऑडिटर ने जो भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट से ली है, कि ऑडिटर ने जो भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट से ली है, कि ऑडिटर ने जो भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट से ली है, कि ऑडिटर ने जो भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट से ली है, पहले उसकी कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी चेक करी है, पहले उसकी कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी चेक करी है, पहले उसकी कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी चेक करी है रीजनेबल टेस्ट अप्लाई करके, पहले उसकी कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी चेक करी है रीजनेबल टेस्ट अप्लाई करके, पहले उसकी कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी चेक करिए रीजनेबल टेस्ट अप्लाई करके, पहले उसकी कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी चेक करिए रीजनेबल टेस्ट अप्लाई करके, फिर ओपिनियन दिया है, फिर ओपिनियन दिया है, फिर ओपिनियन दिया है, फिर ओपिनियन दिया है। बोलो आया क्या? अरे आया क्या? अब मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे को लगता है इसी से आएगा। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, और फिर एक ये है पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन ऑडिट ऑफ सोसाइटी। अगर आप ऊपर वाले पॉइंट छोड़ भी जाओ तो छोड़ जाना, मेरे को दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट की ऑडिट में क्या पॉइंट आने चाहिए और सोसाइटी की ऑडिट में? लर्न एनी 8 पॉइंट्स हियर। कोई भी 8 पॉइंट लर्न कर लेना, मैं 8 ही पढ़ा रहा हूं, और आपको 8 से ज्यादा करने हो वो आपकी इच्छा है, कर सकते हो अगर टाइम हो तो। और लर्न एनी 6 पॉइंट्स हियर, लर्न एनी 6 पॉइंट्स हियर। 8 पॉइंट यहां लर्न कर लो, 6 पॉइंट यहां लर्न कर लो। समझ में आया? बोर्ड पर देख लो आप, बोर्ड पर देख लो आप। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले ट्रस्ट की ऑडिट में यह चेक होगा क्या ट्रस्ट ने प्रॉपर रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन किया। अकाउंट्स आर मेंटेन रेगुलरली, प्रॉपरली अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं क्या। फिर यह देखना है वो अकाउंट्स एज पर लॉ मेंटेन हो, इन अकॉर्डेंस विद होने चाहिए वो अकाउंट्स। किसके अकॉर्डेंस में होने चाहिए? इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, एप्लीकेबल एक्ट एंड रूल्स। फिर ऑडिटर को देखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो पैसा आया, ट्रस्ट को जो रिसिप्ट्स आई, और जो ट्रस्ट ने डिसबर्समेंट्स किए यानी पेमेंट्स किए, वो प्रॉपरली एंड करेक्टली बुक्स में रिकॉर्ड हो गए हो, प्रॉपरली एंड करेक्टली शोन इन अकाउंट्स। कोई डोनेशन आई है तो वो उसी ऑब्जेक्ट में काम आई हो जिस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रस्ट बनी है, अप्लाइड एज पर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट, और डोनर के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, डोनर ने जैसे बोला था। फिर क्या चेक करना है? क्या हो गया स्वयं? ज्यादा मस्ती में आ रहा है क्या? साइलेंट का फीचर नहीं है तेरे फोन में तो किसका है? तेरा ही है, बाहर जा। किसका है? खड़ा हो, मुर्गा बन, जा मुर्गा बन, उधर खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, जा बाहर निकल, तन में बाहर निकल। मजाक कर रहे हो यार, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। चल मुर्गा बन, वहां पे मुर्गा बन, मुर्गा बन जा, चल वो मुर्गा बन। सेठ जी की जैसे खड़ा है, बेवकूफ। बैठ जा। देखो
अच्छा तुम्हें समझ में आ रहे हैं क्या पॉइंट? अभी मैं सबकी हेडिंग करूंगा ताकि याद करने में आसानी हो जाए। पॉइंट्स में समझने में कुछ है नहीं। अभी अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? क्या ऑडिटर को सारी बुक्स दी क्या सोसाइटी ने? बोले ऑल बुक्स, डीड्स, अकाउंट्स, वाउचर, अदर डॉक्यूमेंट्स जो ऑडिटर ने मांगे रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर उसके सामने पेश हुए क्या? वर प्रोड्यूस बिफोर हिम। जो मैंने मांगा था मुझे दिया क्या? मैंने तो बुक्स मांगी होंगी, डीड्स मांगी होगी, अकाउंट्स मांगी होगी, वाउचर मांगे होंगे, डॉक्यूमेंट मांगे होंगे। अरे मैंने तो मांग लिए, तुमने प्रोवाइड करे थे क्या? ये ऑडिटर चेक करेगा, ये ऑडिटर चेक करेगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। अपने को क्या रटना नहीं है। पहला पॉइंट क्या है? क्या ट्रस्ट ने प्रॉपर अकाउंट्स बनाए हैं? एज पर एप्लीकेबल एक्ट एंड रूल्स बनाए हैं। क्या ट्रस्ट के अकाउंट्स में सभी रिसिप्ट और डिसबर्समेंट प्रॉपर्ली शो गई हैं? क्या डोनेशन उसी पर्पस के लिए यूज हुई है जिस पर्पस के लिए मिली थी? क्या सभी बुक्स जो रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर थी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उसको दे दी है? नेक्स्ट ये बोला ट्रस्ट का जो भी मैनेजर या ट्रस्टी होगा, अगर ऑडिटर उसे बुलाएगा तो उसे आना पड़ेगा। ट्रस्ट का जो भी मैनेजर या ट्रस्टी होगा, अगर ट्रस्ट का ऑडिटर आपको बुलाएगा तो आना पड़ेगा। वेदर मैनेजर और ट्रस्टी उसके सामने आया, अपीयर बिफोर हिम, उसके सामने आया और उसको फर्निश करी क्या? नेसेसरी इंफॉर्मेशन, एंड फर्निश द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ऑडिटर को देखना है वेदर मैनेजर और ट्रस्टी और एनी अदर पर्सन रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर टू अपीयर बिफोर हिम डिड सो, आया क्या? एंड फर्निश द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय हिम। यहां पे आया कि नहीं आया? यहां पे आया। मतलब देखो सिंपल है, ऑडिटर ट्रस्ट के ट्रस्टी को बुलाएगा, ट्रस्टी को आना पड़ेगा और जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर मांगेगा ट्रस्टी को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर ये पॉइंट ऊपर से रिपीट हो रहा है, बुक में दो दो बार लिख देते हैं। ट्रस्ट के पास जो भी प्रॉपर्टीज थी, फंड्स थे, पैसा था, धन था, राशि थी, वो उसी पर्पस या उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुई हो जिस पर्पस या ऑब्जेक्ट के लिए ट्रस्ट को बनाया गया है। एनी प्रॉपर्टी या फंड ऑफ द ट्रस्ट वर अप्लाइड फॉर एनी ऑब्जेक्ट और पर्पस। ऑडिटर को देखना है वेदर एनी प्रॉपर्टी और फंड ऑफ ट्रस्ट वर अप्लाइड फॉर एनी ऑब्जेक्ट और पर्पस अदर देन द ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ द ट्रस्ट। बोले जो भी ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट या पर्पस था, जो भी ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट या पर्पस था, क्या ट्रस्ट का पैसा उस ऑब्जेक्ट या पर्पस के अलावा किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट या पर्पस के लिए यूज हुआ है क्या? ये किसको चेक करना है? ऑडिटर को चेक करना है। बोलिए आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? बोलिए यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर जो अमाउंट एक साल से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, मतलब ट्रस्ट ने किसी को क्रेडिट पे माल बेचा, पैसा आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर है वो भी ऑडिटर चेक करेगा, और जो अमाउंट लग रहे थे कि बैड डेब्ट्स हो गए तो राइट ऑफ ही कर दिया वो भी ऑडिटर चेक करेगा, एंड अमाउंट्स रिटर्न ऑफ वो भी ऑडिटर चेक करेगा। बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अगर ट्रस्ट ने कोई फालतू का खर्चा किया, इररेगुलर, इलीगल या इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर ट्रस्ट ने किया, ऑडिटर चेक करेगा। ऑडिटर चेक करेगा असर्टेन ऑल केसेस ऑफ इररेगुलर, इलीगल एंड इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर। और ऑडिटर को देखना, चलो इम्प्रॉपर खर्चा हुआ ठीक है, उसमें ट्रस्टीज की गलती थी क्या? ट्रस्ट को मैनेज करते हैं ट्रस्टीज, बोले ठीक है खर्चा हो गया, वेस्टफुल हो गया, क्या उसमें कहीं धोखाबाजी की है क्या? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धोखा, विश्वासघात किया है क्या? मिस अप्लाई किया मतलब गलत इस्तेमाल किया है क्या, या कोई मिसकंडक्ट करी है क्या ऑन द पार्ट ऑफ ट्रस्टी? भाई गलती कौन करेगा? तो ट्रस्टी या एम्प्लॉय। एम्प्लॉय करे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्टी करे तब दिक्कत है, तब करे तब दिक्कत है। बच्चा बदमाशी करे समझ में आता है, टीचर बदमाशी करेगा नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हो क्या? आज आप बदमाशी करते हो अच्छे लगते हो सर, मैं डांट भी सकता हूं, टीचर ही बदमाशी करे थोड़ी अच्छा लगता है। आप सोचो ना, हाँ सही बात है, टीचर को कौन डांटेगा? टीचर को कौन डांटेगा साहब? आज टीचर आके इरेगुलर है, टीचर आके क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा रहा, टीचर को कौन डांटेगा? टीचर, भाई बच्चा नहीं पढ़ रहा चलो टीचर डांट देगा, बच्चा इरेगुलर है टीचर डांट देगा, टीचर इरेगुलर है कौन रोकने वाला है साहब? तो भैया ट्रस्टीज, जो ट्रस्टीज हैं, ट्रस्टीज के अंदर अगर मिसकंडक्ट हुई है तो बहुत सीरियस इशू हो जाता है।
नेक्स्ट देख लो, ट्रस्ट में मिनिमम और मैक्सिमम ट्रस्टीज कितने होंगे? मैक्सिमम है मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज। जो भी मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज एक ट्रस्ट में होने चाहिए वो ट्रस्ट ने मेंटेन किए या नहीं किए। क्या देखना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज। देखो ट्रस्ट के आर्टिकल्स में लिखा होता है कि हमारे यहाँ मिनिमम ट्रस्टी इतने होंगे, मैक्सिमम इतने होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर को देखना है कि जो भी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज है वो ट्रस्टी ने मेंटेन किए कि नहीं किए। अच्छा, मिनट्स बुक ऑफ मीटिंग ट्रस्ट ने मेंटेन किए नहीं किए? वेदर मिनट्स बुक ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग इज मेंटेन। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बस मैंने 8 ही पॉइंट आपको लर्न करने के लिए बोले थे, 8 के भी मैंने आपको 9 पॉइंट करा दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या देखना था? प्रॉपर अकाउंट्स एज पर रूल्स मेंटेन हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या देखना था? रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट्स प्रॉपरली शोन इन अकाउंट्स हो जाए, प्रॉपरली शोन इन अकाउंट्स हो जाए। और क्या देखना था? ऑल बुक्स प्रोड्यूस बिफोर ऑडिटर, सारी बुक्स ऑडिटर को दे दी गई हो। ऑल बुक्स प्रोड्यूस बिफोर ऑडिटर, ऑडिटर को जो भी बुक्स चाहिए थी ऑडिटर को दे दी गई हो। मैनेजर और ट्रस्टी, जो भी ट्रस्ट का है, मैनेजर और ट्रस्टी अपीयर हो जाए बिफोर ऑडिटर, मैनेजर और ट्रस्टी अपीयर बिफोर ऑडिटर हो जाए। यूज ऑफ फंड्स देखना है कि ट्रस्ट के अंदर कोई फंड्स उस पर्पस के लिए ना यूज हुए हो जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट को बनाया नहीं गया है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर मोर देन 1 ईयर ऑडिटर को देखने हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर मोर देन 1 ईयर ऑडिटर को देखने हैं, जो अमाउंट 1 साल से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। केसेस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सपेंसेस ऑडिटर को चेक करने हैं, कई इम्प्रॉपर एक्सपेंसेस हुए तो वो केसेस ऑडिटर चेक करेगा। केसेस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सपेंसेस ऑडिटर को चेक करने हैं, केसेस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सपेंसेस ट्रस्ट को चेक करने हैं। क्या आखिरी पॉइंट, 2 पॉइंट क्या हो गए? ट्रस्ट के नंबर ऑफ ट्रस्टीज देख लेंगे और मिनट बुक देख लेंगे। बोलो आया? तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड बाय द ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। बोलिए आ गया? उसी तरीके से आ जाती है सोसाइटी की ऑडिट। सोसाइटी की ऑडिट करते वक्त क्या ध्यान देना है? सर अपने को सबसे पहले देखना है सोसाइटी कौन से लॉ में रजिस्टर्ड है। सर वैसे तो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। वैसे तो सोसाइटी कहां रजिस्टर्ड होती है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। लेकिन बेटा ऐसा भी होता है कि जो सोसाइटीज होती हैं वो कई बार रिस्पेक्टिव स्टेट लॉज में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, जहां पे स्टेट वाइज कोई अलग लॉज हैं, जैसे महाराष्ट्र में है। तो अपने को सबसे पहले गवर्निंग लेजिस्लेशन देखना है। गवर्निंग लेजिस्लेशन मतलब कौन सा लेजिस्लेशन है जो सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है। क्या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है या कोई भी दूसरा एप्लीकेबल स्टेट लॉ जो सोसाइटी पे लग रहा है। नेक्स्ट, सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स देखो, सोसाइटी किन ऑब्जेक्ट्स के लिए बनी है। अब देखो किसी भी एंटिटी का ऑब्जेक्ट कहां से पता चलेगा? उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के, बायलॉज पढ़ के। बायलॉज बोलते हैं आर्टिकल्स को। आप ये देखो सोसाइटी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है क्या? FCRA 2010 में। सुनो, कल भी पढ़ा रहा था, आज भी पढ़ा रहा हूं। कोई भी एंटिटी अपना रजिस्ट्रेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में तभी करवाएगी अगर उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए। नेक्स्ट, आप ये देखो क्या सोसाइटी ने अपना रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स एक्ट में भी करा रखा है क्या? बेटा सोसाइटी अपना रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स एक्ट में तभी कराएगी
जब सोसाइटी को इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन चाहिए, एग्जेम्पशन नहीं मिलता है बिना इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराए, तो अपने को देखना है ऑल असर्टेन वेदर इट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विच में मेक इट एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इट्स इनकम। नेक्स्ट बोल रहा है सोसाइटी के इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर लो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ले लो। सर इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से ली जाती है, अपने ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए। डिजाइन करने से मतलब है सैंपल चेकिंग करनी है डिटेल। इंटरनल कंट्रोल अच्छे होंगे तो डिटेल प्रोसीजर डिजाइन करने की जरूरत नहीं रहेगी, सैंपल चेकिंग होगी। और इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं होंगे तो डिटेल प्रोसीजर डिजाइन होगी। क्लियर है कि अपने पास अपने क्लास में कोई ना कोई वेदिका खंडेल वाला है क्या? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज देखनी है ट्रस्ट की। क्या देखनी है? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज देखनी है कि ट्रस्ट जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। बात समझ में आती है कि नहीं आती? अपने को क्या देखना है? ट्रस्ट जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रही है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता? अरे समझ में आता है कि नहीं आता? अरे बोलो यार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपने को ये देखना है, देखो आज मान लीजिए कोई सोसाइटी है, ध्यान से सुनना, और सोसाइटी का मैनेजमेंट एज पर लॉ नहीं हो रहा है, सोसाइटी का मैनेजमेंट एज पर लॉ, तो जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी है उसको अगर ऐसा लगता है कि सोसाइटी का मैनेजमेंट एज पर लॉ नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी सोसाइटी की इंक्वायरी कराता है। रजिस्ट्रार सोसाइटी की क्या कराता है? इंक्वायरी। अब ऑडिटर को यह देखना है कि क्या रजिस्ट्रार ने सोसाइटी की कोई इंक्वायरी करवाई है। Ascertain if any inquiry has been held by registrar under applicable law in the working or financial condition of society and उससे ऑडिटर के ओपिनियन पे कोई इफेक्ट आ रहा है क्या, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन। और ये सेम पॉइंट एज सेम एज ट्रस्ट है। मुझे बताओ अभी आया था कि ट्रस्ट में वाला सेम पॉइंट, इरेगुलर इलीगल एंड इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर्स चेक करने हैं और ये भी देखना है कि कहीं कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस एप्लीकेशन या कोई भी मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी होती है, सोसाइटी में गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी ने तो नहीं किया। दिस विल बी एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर। ये 8 पॉइंट है जो आपको चेक करने इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ सोसाइटी। बोलिए आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो ये ऑडिट ऑफ सोसाइटी हो गई, ये ऑडिट ऑफ ट्रस्ट हो गई। मेरे हिसाब से तो पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन आना है कि ट्रस्ट की ऑडिट होगी तो कैसे होगी और सोसाइटी की ऑडिट होगी तो कैसे होगी। पॉइंट्स की हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहले देख लो, और आपको ज्यादा नहीं लर्न होना, सिर्फ हेडिंग हेडिंग लर्न कर जाना, अंदर कुछ भी लिखाना। गवर्निंग लेजिस्लेशन देख लो सोसाइटी का, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोसाइटी देख लो, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोसाइटी देख लो, रजिस्ट्रेशन अंडर एफसीआरए देख लो, रजिस्ट्रेशन अंडर एफसीआरए देख लो, रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट देख लो, रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स देख लो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स ले लो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स ले लो, अकाउंटिंग पॉलिसीज देख लो ठीक है कि नहीं है, ट्रस्ट की अकाउंटिंग पॉलिसीज की अप्रोप्रिएटनेस देख लो, ट्रस्ट की कोई इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार ने कराई है क्या वो देख लो, और एक लास्ट पॉइंट था केसेस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सपेंसेस देख लो, केसेस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सपेंसेस देख लो। ये सारे पॉइंट हैं जो हमें सोसाइटी की ऑडिट करते वक्त ध्यान रखने हैं। आप ध्यान दोगे तो इसमें समझने का थोड़ा कम है। इस चैप्टर में, पूरे ही चैप्टर में, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, ये जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें समझने का हमेशा से कम रहा है। इसमें मेन फोकस होता है कि भाई जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं, तो वो अपने को आने चाहिए। बोलिए आया नहीं आया? सारे टॉपिक के कीवर्ड लर्न करो, जहां मैंने हेडिंग कराई है हेडिंग लर्न करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग से पॉइंट लिख कर आओ तो ये चैप्टर होगा। आप सोचोगे कि ये चैप्टर को हम वर्ड टू वर्ड लर्न कर लेंगे, नहीं लर्न होगा, पहले ही बता रहा हूं। इसके अगले वाला जो चैप्टर है बैंक ऑडिट, वो शुरुआत की थोड़ी पार्ट थ्योरी है, बाकी पूरा चैप्टर समझने का है, मजा आएगा पढ़ के। पर ये चैप्टर एकदम बेकार है, कोई मजा नहीं है इसमें पढ़ने का। बस पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, हाँ यार ये चैप्टर हमको पढ़ना है। समझ गए क्या?
चलो आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे अब। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होना है? बैंक ऑडिट।